हेल्स पैराडाइज एपिसोड 4। एपिसोड के शुरुआत में टामिया गांटेटसाई अपने एग्जीक्यूशनर को बता रहा है कि ब्लेड ड्रैगन के नाम से फेमस होने के बाद 8 राज्यों में उसके जैसा कोई नहीं था, और जब उसने खुद से ज्यादा ताकतवर लोगों को खोजना बंद कर दिया तब तात्सुमी नाम का एक लॉर्ड उसे उसका ऑफिसर बनाना चाह रहा था, जो अपने महल पर बहुत घमंड करता था और उसके नाम के कैरेक्टर की वजह से उसे भी ड्रैगन के रूप में जाना जाता था। इसलिए वो एक रूम और बोर्ड के बदले में उस जॉब के लिए राजी हो गया। जिसके बाद जब दोनों ड्रिंक कर रहे थे तब वो लॉर्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि उसका नाम भले ही ड्रैगन ब्लेड हो, लेकिन वो असली ड्रैगन को नहीं मार सकता, जिस वजह से उसके घमंड को खत्म करने के लिए वो उसके गेट पर बने 2 ड्रैगन को काट देता है। जिससे गुस्सा होकर उस लॉर्ड ने उसके पीछे बहुत सारे सिपाहियों को भेजकर उसे पकड़वा दिया और उसे मौत की सजा दे दी गई। इसलिए जब उसे माफी मिलेगी तो वो सबसे पहले उसके महल को 2 भागों में बांट देगा। जिस पर उसका एग्जीक्यूशनर कहता है कि वो उसे समझ नहीं आता, जिसे सुनकर गांटेटसाई कहता है कि वो उससे समझ नहीं पा रहा क्योंकि उससे ज्यादा उसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसने डायसेक्शन टूल्स रखे हैं। जिसके बाद वो उससे पूछता है कि जो वो लोगों को सर काट कर खाना कमाता है वो कैसा टेस्ट करता है। जिस पर वो एग्जीक्यूशनर गुस्सा होते हुए कहता है कि वो यामाडा साइमोन फूची है और यामाडा क्लैन के लोग केवल सर काट कर पैसा नहीं कमाते बल्कि तलवार को टेस्ट करना और दवाइयां बनाना भी उनका काम है। इसलिए वो सोसाइटी के लिए उससे कहीं ज्यादा जरूरी हैं। जिसके साथ वो डायसेक्शन की मदद से ह्यूमन बॉडी को डिस्कवर करके नई दवाइयां बनाते हैं। इसलिए वो उसे उनकी बुराई करने नहीं दे सकते, लेकिन गांटेटसाई उसी के तलवार से अपनी रस्सी काट लेता है और वहां से जाने लगता है। तो एग्जीक्यूशनर फूची उससे पूछता है कि वो क्या करने वाला है, जिस पर वो कहता है कि वो अपने कंपिटिटर्स को कम करने वाला है क्योंकि ये सबसे अच्छा तरीका है और वो दिल खोल के अपनी तलवार को यूज कर सकता है, जो कि उसने कभी नहीं सोचा था कि इस शांति भरी दुनिया में दोबारा वो किसी से मुकाबला कर पाएगा। वहीं एग्जीक्यूशनर फूची को ये इंसेक्ट से जहर बनाने जैसा लग रहा है, जिसमें आप जितनी देर वेट करते हैं उतनी ही ज्यादा जहरीले कीड़े बचते हैं। लेकिन क्या वो उनके लिए सही बीतेगा, क्योंकि अगर शोगुन का सब्र का बांध टूटा तो वो और भी लोगों को वहां भेज देगा। अभी चलते हुए उन्हें बहुत सारी मूर्तियां दिखाई देती है, लेकिन उसी वक्त वहां अजीब अजीब क्रिएचर्स निकलने लगते हैं, जिनमें अजीब से दिखने वाले जाइंट्स भी थे और इसी तरह के क्रिएचर्स गाबीमारू और सागिरी के सामने भी थे, जिन्हें देखकर गाबीमारू के मन में बहुत से सवाल थे। तभी उसके सामने खड़ा मॉन्स्टर उस पर हमला करता है, जिससे बचते हुए वो उसके सर को फाड़ देता है, लेकिन वो उससे नहीं मरता और गाबीमारू को जमीन पर फेंक देता है। तो सागिरी उसकी चिंता करते हुए आगे बढ़ती है, लेकिन गाबीमारू उसे डांट कर पीछे भेज देता है। उसी वक्त गाबीमारू अपने चीफ की बातों को याद करता है, जो कह रहा था कि अगर वो अपने दुश्मन को नहीं जानते तो आपको उससे लड़ना नहीं चाहिए। जिससे गाबीमारू सोच में पड़ जाता है कि वो अकेले वहां से भागे या सागिरी के साथ। तभी वो मॉन्स्टर अपने टेंटेकल से गाबीमारू को जकड़कर जमीन पर पटक देता है, जिससे गाबीमारू के शरीर से खून बहने लगता है। जिसे देखकर सागिरी कहती है कि वो भी घायल होता है, तो गाबीमारू उसे वहां से चलने को कहता है, लेकिन तभी और भी मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर गाबीमारू अपना सोचना बंद करता है और उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद निंजुत्सु की मदद से वो उनके सर को फाड़ने और काटने लगता है, और ऐसा करते हुए वो सोच रहा था कि उसे उन्हें मारना ही होगा ताकि वो माफी पाकर उस खून भरी दुनिया से बाहर निकल पाए। वहीं सागिरी को ये सब देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो स्वर्ग में है या नर्क में। तभी गाबीमारू देखता है कि एक मॉन्स्टर सागिरी पर पीछे से हमला करने वाला था, जिसे गाबीमारू बचाना नहीं चाह रहा था, लेकिन सागिरी की बातें उसके अंदर इमोशन होने का एहसास करवाती है, जिस वजह से वो उस मॉन्स्टर को मारकर उसे बचा लेता है, जिसके लिए सागिरी उसका शुक्रिया अदा ही कर रही थी कि तभी एक मॉन्स्टर गाबीमारू पर हमला करने वाला था, जिससे गाबीमारू अनजान था। लेकिन तभी एक एग्जीक्यूशनर उस मॉन्स्टर को बहुत सारे टुकड़ों में काट देता है, जिसके साथ यूजुरिहा भी थी, जो गाबीमारू की तारीफ करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देती है। वहीं सागिरी उसके साथ 2 एग्जीक्यूशनर को देखकर कंफ्यूज थी। तभी गाबीमारू यूजुरिहा से बहस करने वाला था, लेकिन उसे उसकी वाइफ की एक बात याद आती है कि जब कोई उसकी मदद करे तो बदले में उसे उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इसलिए गाबीमारू यूजुरिहा को थैंक यू कहता है और उससे पूछता है कि वो क्या चाहती है।
क्योंकि वो उसकी राइवल है, इसलिए उसके मदद करने का कोई मतलब नहीं बनता। जिस पर यूजुरिया कहती है कि वो काफी भरोसेमंद है, क्योंकि उसका इतना खून बहने के बाद भी वो खड़ा है और उसने सागरी को भी बचाया। जिसके साथ वो ऐसी बातें करते हुए गाबीमारू के नजदीक जा रही थी, लेकिन गाबीमारू उसके हाथ को मोड़कर उसे जमीन की तरफ झुका देता है और कहता है कि वो उसे सेड्यूस नहीं कर सकती, क्योंकि वो कुनोइची के इस मेथड से वाकिफ है। जिस पर वो कहती है कि वो बस कोशिश कर रही थी ताकि उसे बाद में कोशिश ना करने का अफसोस ना हो, लेकिन वो उसके साथ काम करने के लिए सीरियस है। तभी सागिरी उससे पूछती है कि उसके साथ 2 एग्जीक्यूशनर क्यों हैं। तो एक एग्जीक्यूशनर बताता है कि उसका नाम यामाडा साइमोन गेंजी है, जो मोरो माकिया के साथ था, जिसे यूजिरिया ने अपने जाल में फंसाकर मार दिया। इसलिए उसे लगा कि उसे हैंडल करने के लिए एक एग्जीक्यूशनर काफ़ी नहीं है, लेकिन गाबीमारू और सागिरी समझ जाते हैं कि यूजिरिया ने उसे सेड्यूस कर लिया है। तभी दूसरा एग्जीक्यूशनर खुद को यामाडा साइमोन सेंटा के नाम से खुद को इंट्रोड्यूस करता है, जो यूजिरिया का एग्जीक्यूशनर था। लेकिन तभी यूजिरिया बताने लगती है कि उन्हें यहाँ आते समय बहुत सारे कीड़े और मॉन्स्टर का सामना करना पड़ा, जिससे वो जान गए कि वो जगह कितनी खतरनाक है और उन्हें एलिक्सर ऑफ लाइफ को भी जल्दी ढूंढना है। इसलिए बिना प्लान के आगे बढ़कर मर जाने में कोई मतलब नहीं बनता। जिस पर गाबीमारू का कहना था कि उसने तो उसे डिसअपॉइंटिंग कहा था, लेकिन यूजिरिया उस बात को मानने से साफ इनकार कर देती है। तो गाबीमारू उस बात को कंफर्म करवाने के लिए सागिरी की तरफ देखता है, जिस पर सागिरी कहती है कि अगर वो एक दूसरे से सहमत हैं तो साथ काम करने में कोई बुराई नहीं है। जिसे सुनकर यूजिरिया गाबीमारू से लिपट जाती है, लेकिन गाबीमारू से फिर से उसका हाथ मोड़कर गिरा देता है और कहता है कि वो कभी भी किसी कुनोइची पर विश्वास नहीं कर सकता। जिस पर यूजिरिया उसे जकड़ते हुए कहती है कि वो बच्चे नहीं हैं जो एक दूसरे पर विश्वास करें, बल्कि वो कभी भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, क्योंकि एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलने के बाद भी उनमें से एक को ही माफ़ी मिलने वाली है। इसलिए एलिक्सर ऑफ लाइफ मिलने तक वो एक दूसरे को यूज करेंगे। और फिर वो पूछती है कि कहीं वो उससे डर तो नहीं गया। तभी गाबीमारू खुद को उसकी पकड़ से छुड़ाता है, लेकिन वो इनोसेंट बनने का नाटक करते हुए उससे मदद मांगने लगती है। जिस पर गाबीमारू कहता है कि ये सब उस पर काम नहीं करने वाला। जिसके बाद गाबीमारू उससे पूछता है कि उनके साथ काम करके उनका क्या फायदा होगा। तो यूजिरिया बताती है कि वो उसके ताकत के बदले में उसे जानकारी देगी, जैसे कि उन्हें अब तक लगता है कि वहाँ पर सबसे खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं, लेकिन असली खतरा वहाँ के कीड़े हैं, जैसे ह्यूमन फेस्ट बटरफ्लाइज, जो ज़्यादातर उन मॉन्स्टर्स के करीब होते हैं और उनके स्केल्स में हेलुसिनिंग एजेंट और पॉइजन होता है। तो गाबीमारू जानना चाहता है कि वो ये सब कैसे जानती है, जिस पर वो बताती है कि उसने मोरोमाकिया को अपने बातों में फंसाकर उस पर ये सब टेस्ट किया और जो सेंटीपीड हैं वो केवल मरे हुए लोगों के मांस को खाते हैं, जिसके साथ वहाँ पर और भी कीड़े हैं, लेकिन वो कुछ नहीं करते जब तक कि आप उन्हें परेशान नहीं करते। और इन सब चीज़ों को उसने मोरोमाकिया पर टेस्ट किया था। तभी गाबीमारू उससे पूछता है कि मोरोमाकिया का क्या हुआ। तो वो बताती है कि उसने मरने का नाटक करके उसके गार्ड को नीचे करवाया और उसे मार दिया। उसी वक्त एग्जीक्यूशनर सेंटा बताता है कि जो आर्टिकल्स मॉन्स्टर्स ने पहने थे वो बुद्धिज्म और टाओइज्म को दर्शाता है, जबकि दोनों अलग अलग धर्म हैं, इसलिए दोनों का मिक्सचर देखना अजीब है। वहीं बुद्धिस्ट मूर्तियों को अजीब तरह से बनाया गया है, जो उसे मानने नहीं देते कि ये सच में पैराडाइज है, जिससे सागरी भी सहमत है, क्योंकि वो सब उस मॉन्स्टर को रहस्यमयी बताकर संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन उन्हें काटने पर पता चलता है कि वो भी दूसरे जीवों की तरह मांस से बने हैं। जिसे सुनकर यूजिरिया कहती है कि इसलिए उन्हें साथ में काम करना चाहिए और जानकारी इकट्ठा करना चाहिए। जिस पर गाबीमारू उससे पूछता है कि वो इतना ज़्यादा खुलासा क्यों कर रही है, क्या वो जीने के लिए इतनी ज़्यादा डेस्परेट है। तो यूजिरिया उसे झूठी इमोशनल कहानी सुनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो तुरंत पकड़ी जाती है। जिसके बाद वो कहती है कि वो इतनी कम उम्र में मरना नहीं चाहती। क्या ये रीजन काफ़ी नहीं है, और हो सकता है इन सामुराई को फर्क ना पड़ता हो, क्योंकि वो वही करते हैं जो उनका शोगुन चाहता है। तभी गाबीमारू उससे एक और सवाल पूछता है कि उसने मोरोमाकिया के साथ सच में क्या किया। तो वो उसके बारे में कुछ ना बताते हुए कहती है कि वो दूसरों की जिंदगी के बारे में कब से चिंता करने लगा,
क्योंकि अगर ऐसा है तो वो उसे भी मार देगी। जिसके बाद गाबीमारू उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाता है। वहीं सागिरी सोच रही थी कि उसने आइलैंड पर आने के बाद कुछ भी नहीं किया, जिसके साथ उसका स्वॉर्ड स्किल भी किसी काम का नहीं है। और ये सब सोचते हुए वो खुद को कमजोर महसूस करती है और वहीं बेहोश हो जाती है। जिसके बाद हम एक एग्जीक्यूशनर को देखते हैं जिसने 1 महीने में उनके क्लैन को ज्वाइन कर लिया था, जिसका नाम टोमा है। और अब उसे फाइनल स्टेप के लिए एक क्रिमिनल को धड़ से अलग करना है, जिसे वो खुद चुनना चाहता है। और फिर वो क्रिमिनल चौबे के पास जाता है, जो उसी का भाई है, जिसे बचाने के लिए उसने एग्जीक्यूशनर के ट्रेनिंग को 1 महीने में कंप्लीट कर लिया। जिसके साथ वो वहां से निकलकर बिना किसी दिक्कत के आजाद होने का प्लान बना चुका है। जिसके बाद टोमा बता रहा है कि बदलाव किसी सिचुएशन को बहुत जल्दी समझना है। तभी उसका भाई मॉन्स्टर्स को देखकर कह रहा था कि वो जिंदा हैं, जिसका मतलब है कि वो मर भी सकते हैं। और ऐसा कहते हुए वो उन्हें मारने लगता है। तभी टोमा बताता है कि उसके भाई का पावर यही है कि वो सिचुएशन को बहुत जल्दी समझ जाता है, जो कि वो हमेशा से करता आया है। जो कि तब भी था जब उनके पिता ने बगावत किया और उनके क्लैन को खत्म कर दिया गया, या फिर तब जब उनकी मां मर गई, और फिर तब भी जब उनके पिता को बदला लेने के जुर्म में मार दिया गया। जिसके बाद जब उन पर डाकुओं ने हमला किया, तब उसने सिचुएशन को समझकर उन्हें कंट्रोल करने लगा। और जब वो पकड़े जाने वाले थे, तब उसने टोमा को भाग जाने को कहा और बाद में आकर उसे बचाने को कहा। जिसके बाद मॉन्स्टर को मारते हुए चौबे का हथियार टूट जाता है, तो वो दोनों वहां से भागने लगते हैं। तभी टोमा को एक मॉन्स्टर पकड़ लेता है, लेकिन चौबे उसके लिए भी नहीं रुकता। वहीं टोमा भी समझ गया था कि चेंज ही पावर है, और फिर वो उस मॉन्स्टर के हाथ को काट कर खुद को छुड़ा लेता है। तभी उसका भाई एक बड़े हथियार से उस मॉन्स्टर को मार देता है, जो उन मॉन्स्टर्स का ही था। तभी एक मॉन्स्टर चौबे पर हमला कर देता है। जिसके बाद बहुत सारे मॉन्स्टर उनके पास इकट्ठा होकर कह रहे थे कि किसी को भी मारना पाप है, जिससे चौबे को अपना पास्ट याद आता है, जहां सब उन्हें उनके मुताबिक चलने को कह रहे हैं। जिससे तंग आकर वो उन सब मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार देता है। तभी टोमा बता रहा था कि उसके भाई की ताकत चेंज है। जिसके बाद टोमा अपने पास्ट में इस बात के लिए रो रहा था कि वो सामुराई के बेटे होने के बावजूद भी उन डाकुओं के साथ रह रहे हैं। तो चौबे उसे समझाता है कि अगर वो कोई भी कमजोरी दिखाएगा तो वो मारा जाएगा, और अगर उसे समझ नहीं आ रहा तो उसे अपने बड़े भाई पर विश्वास रखना चाहिए। जिसके बाद चौबे कह रहा है कि अगर वो मॉन्स्टर्स असली हैं तो वहाँ एलिक्सर ऑफ लाइफ भी होगा, इसलिए वो पहले सारे मॉन्स्टर और क्रिमिनल्स को मारेंगे और फिर एलिक्सर ऑफ लाइफ को खोजकर खुद उसे पी जाएंगे। फिर उन्हें मौत भी नहीं बता सकती कि उन्हें कैसे जीना है। लेकिन उसके भाई को नहीं लग रहा था कि सब कुछ इतनी आसानी से हो जाएगा। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।